ध्यानपूर्वक बैठिए, कॉपी पेन हमेशा साथ में लीजिए ताकि जहाँ पर आपको टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से टिपिकल से लगते हैं आप उन्हें पेन डाउन करें। आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे समझना है और सर से पूछना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा संतुष्टि या संतोषजनक जवाब आपको हिंदी में पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा, और वो भी समय से। आज हम इस सिक्के वाले चैप्टर को हिस्टोरिकल सोर्सेज में पहला जो पोर्शन है कॉइन्स, स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो आज हम इसको देखेंगे। कल इस सिक्कों का Q&A सीरीज, जिसे मैं सेल्फ एनालिटिकल टेस्ट या सेट कहता हूँ, SAT Q&A सीरीज, वो होगा। तो आज पूरा पढ़ लें, फिर घर पे जाकर मतलब आप घर पे ही हैं, ब्लॉग पर फिर आप इस चैप्टर को ढंग से देख लें। कल ठीक 8 बजे सायंकाल इवनिंग में, रात्रि को टेस्ट होगा इसका, तो अपना तरीका वही रहेगा, यूनिट पूरी करिए और उसके बाद फिर आप अध्याय के जो भी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं और बनने की संभावना है उन्हें देखिएगा। तो देखते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें पहला पोर्शन है सिक्के। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के नामी हिस्टोरियन हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राजस्थान थ्रू दी एजेज। वहाँ पर आपने पेज नंबर 32 पर लिखा है, राजस्थान के इतिहास के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है जिसके आधार पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जा सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि जो सामग्री प्राप्त होती है, ये जो आपने शब्द देखा है सामग्री, ये सामग्री ही असल में ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल सोर्सेज के नाम से जानी जाती है। इस स्लाइड को आप आगे देखते हैं। यदि मैं इस अध्याय का विषय और सारांश देखूं, तो इस अध्याय में हमें असल में पढ़ना क्या है, वे सभी साधन जो अतीतकालीन राजस्थान के जीवन के सभी पक्षों, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, धार्मिक हो, सोशियो हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, जिनसे हमें उस काल के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन का मौका मिलता है, उन तमाम साधनों को, उन तमाम वस्तुओं को, चाहे वो उत्खनन से प्राप्त हुई हों, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल की हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें काउंट होंगी किसमें, हिस्टोरिकल सोर्सेज में, ऐतिहासिक स्रोत में। इसका जो पहला पोर्शन है सिक्के, वो आज का अध्याय आपको पढ़ना है। इस बात को बखूबी आप लोग समझ चुके हैं। याद रखिएगा, जैसा मैंने अभी कहा था, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। परीक्षा में जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन सेट जो करते हैं, पेपर्स जो बनाते हैं, क्वेश्चंस पेपर्स जो बनाते हैं, वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे मेरे हिसाब से समझदार होते हैं। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी उनकी शरारत से हमेशा मारा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिखेंगे न्यूमिस्मैटिक्स। अरे भाई, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम का, कॉन्वेंट मीडियम का बच्चा है, उसको आप दीजिए ना एक न्यूमिस्मैटिक्स। लेकिन चूंकि हिंदी में यदि वो मुद्रा शास्त्र लिख देंगे, उसका आंसर तपाक लगे से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, वर्नाक्यूलर मीडियम के, उन्हें भी टेक्निकल वर्ड्स तो इंग्लिश में रखना चाहिए। तो स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र। याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न बनेगा जी यहाँ से, यदि आप प्रश्न बनाएं न्यूमिस्मैटिक्स में अध्ययन किया जाता है सिक्कों का, प्रश्न क्या बनेगा, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और ये RS मैं समझता हूँ 2001 या 2002 में जब मैंने कभी दिया था, तब ये प्रश्न आ चुका है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात थी, इतने मतलब मटेरियल अवेलेबल नहीं था। दूसरा, यदि आप बिंदु देखें, संपूर्ण भारतीय इतिहास की बात की जाए तो न्यूमिस्मैटिक्स पर सबसे अधिक जो कार्य किया गया 2 हिस्टोरियंस के द्वारा, वो D.D. कौसाम्बी साहब और रैप्सन हैं। याद रखिएगा, ये आपके सामने D.D. कौसाम्बी एवं रैप्सन। इस संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बतला दूँ, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज़ हैं, जो राजघराने थे, इनमें एक तो बिल्कुल देशीय सातवाहन और एक है विदेशी आक्रमणकारी इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक से मतलब क्या होता है, इंडो शब्द बना इंडियन से, ग्रीक यूनान। तो वो यूनानी लोग जो शासक वर्ग के रूप में भारत में जिन्होंने शासन किया, तो शासक तो यूनान का, ग्रीक का, शासन कहाँ किया, इंडिया में। तो जो डायनेस्टी कहलाएगी वो कहलाएगी इंडो ग्रीक।
फिर इन लोगों ने यहाँ विवाह वगैरह किए, तो जो बच्चे पैदा हुए, जो संततियाँ पैदा हुई, जो संतान पैदा हुई, उनमें यूनानी रक्त भी था, ब्लड भी था, ग्रीक ब्लड भी था और इंडियन ब्लड भी था। तो सातवाहनों एवं जो इंडो ग्रीक जो वंश है, इनका संपूर्ण इतिहास ही कॉइन्स के आधार पर लिखा गया है, सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे आरएस का एग्ज़ाम दें, चाहे पटवार का दें, चाहे कांस्टेबल का दें, यानी कि बिल्कुल बॉटम लेवल से लेकर यदि आप टॉप हाई एंड पीक लेवल तक जाएं, सामान्य सा प्रश्न बनता है। तो सातवाहन और इंडो ग्रीक की जो स्टडीज़ हुई कॉइन्स बेस्ड सिक्कों के आधार पर, उनमें सबसे अधिक योगदान था डीडी कौशाम्बी और रैप्सन। और मैंने भी कहा मुद्रा शास्त्र या मुद्रा का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। दो प्रकार के कॉइन्स हमें यहाँ पर देखना है। वन इज एक्सकावेटेड, जो उत्खनन या डिगिंग या खुदाई से प्राप्त हुए हैं जमीन से, और दूसरे प्रकार के वो हैं जो रॉयल कॉइन्स हैं, जो स्टेट में या रियासतों में राजाओं द्वारा प्रचलित थे। इस बात को हमें दोनों प्रकार के सिक्कों को आज देखना है। रियासती सिक्कों पर सबसे प्रामाणिक जो कार्य किया गया है वो मिस्टर कैब के द्वारा किया गया है। 1893 में आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी है। जो तीसरा बिंदु आप लोग देख रहे हैं, रियासती सिक्कों पर जो प्रमुख कार्य है वो किया गया है किसके द्वारा? कैब के द्वारा। याद रखिएगा, कैब के द्वारा। 1893 में आपने जो अध्ययन किया, जो एनालिसिस था आपका स्टेट्स के कॉइन्स पर, उस पर आपने बुक लिखी थी द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। हमने अब तक जो अध्याय देखा वो था नॉमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नामकरण। इसी संदर्भ में आपने 3 पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण तरीके से देखी हैं। एक तो आपने देखी थी नैन सिरी ख्यात, जिसको राजपूताने का अकबरनामा भी कहा गया है, राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात भी है, राजस्थान का प्रथम विश्वसनीय और प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी, राजस्थान का कोश भी है। दूसरा है मारवाड़ी परगनारी विगत या गांवारी ख्यात, जिसको आपने सर्व संग्रह ग्रंथ या राजपूताने का गजेटियर भी कहा है। एक बुक थी तवारीख है राजस्थान। एक बुक थी, आपको मालूम होता, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस विच इज़ रिटन बाय विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और आपने फिर कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें देखी थी एंड में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम आपको मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। 2 खंडों में आई थी, 1829 और 1832। दूसरी पुस्तक आपने देखी थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और आज आप महत्वपूर्ण चौथी पुस्तक देख रहे हैं। तो आपको ये लिस्टेड करना है। आप जब हिस्ट्री पे कमांड करने का सलीका क्या है? मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ, जिसको पाना है शिद्दत से मोहब्बत करो, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। जब तक ना मिले, न रुको, न थको, न गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चल, व्यक्ति कार्य करता है, गलतियाँ होती हैं। आपको बार बार ये मेमोराइज करना पड़ेगा, वरना ये तो फिर वही वाली बात, बेवफा सनम है इतिहास। आज पढ़ोगे कल पक्का भूलोगे। और साइकोलॉजी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक याद रखना और एक भूलना। आप याद करो या मत करो, समय गुजरने के साथ साथ पक्का भूलोगे। अब सबसे अधिक याद किसको रहेगा? जो कम से कम भूलेगा। इसके लिए याद करना जरूरी है। आज चौथी बुक आपने देखी द करेंसीज ऑफ द करेंसीज, मुद्राएं, सिक्के, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, रिटन बाय कैब इन 1893। यदि हम सबसे प्राचीन सिक्कों की बात करें, चाहे राजपूताने की बात हो या संपूर्ण भारतवर्ष की बात हो, सबसे प्राचीन सिक्के, द ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ द एंटायर इंडियन हिस्ट्री इज आहत सिक्के, पंच मार्क्ड सिक्के, आहत सिक्के। एक बड़ा रोचक सी उलझन यहाँ पर कई टीचर्स के द्वारा या मतलब पैदा कर दी जाती है। आहत सिक्के क्यों बोला गया है? क्या है आहत सिक्के? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब बुद्ध युग था, द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन का टाइम था, तब जो व्यापारिक संघ थे, जिन्हें श्रेणियाँ कहा गया है, निगम कहा गया है, उनके द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। आहत आप एक हिंदी का सामान्य शब्द है कि मैं आपकी बातों से बड़ा आहत हुआ, मुझे ठेस पहुंची, मुझे चोट पहुंची। वो सिक्के जिन्हें ठप्पा मार के, पंच करके, पंचिंग मशीन पंच करके ठप्पा मार के बनाया जा रहा है, जिन्हें आहत करके, ठप्पा मारना, आहत करना, चूंकि इन सिक्कों को धातु पर ठप्पा मारकर बनाया गया, इसीलिए इनको आहत सिक्का बोला गया।
पंच मार्क्ड इसलिए बोला गया है, ठप्पा मार के इन पर मार्क या चिन्ह किया गया, पंच करके ठप्पा मारना, इसलिए इनको पंच मार्क्ड बोला गया है। ये बड़ी वाहियात सी बात होगी यदि आप इस बात को पढ़ते हैं कि चूंकि इस पर 5 निशान थे, रिडिकुलस कंप्लीटली। भैया जी 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। लेख नहीं मिला है आहत सिक्कों पर किसी भी प्रकार का, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है। मार्क मिला है नदी का, पहाड़ का, आप कह सकते हैं सूर्य का, मछली का, वो मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। तो आहत सिक्कों के बारे में बात की जाए तो एक नोट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापारिक श्रेणियों द्वारा प्रचलित चांदी एवं तांबे के लेख विहीन सिक्के, मैंने पहले ही कहा ये लेख विहीन है, इन पर किसी भी प्रकार का लेख नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये सोने के सिक्के हरगिज नहीं हैं। संपूर्ण भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक राजवंश के द्वारा चलाए गए थे। याद रखना, पत्थर की लकीर है, इसके अलावा कुछ पढ़े बकवास होगा, गलत होगा पूरी तौर पर। अपना क्वेश्चन डोनेट करके आओगे यदि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो। प्रथम जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो आहत नहीं हैं, इंडो ग्रीक्स द्वारा चलाए गए थे। तो पहली बात तो चांदी के या कॉपर के हैं, लेख विहीन सिक्के, और संपूर्ण भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन सिक्के। तो राजस्थान के भी सबसे प्राचीन सिक्के कौन से होंगे जी? आहत सिक्के। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया गया, इसीलिए जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, जिसने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले अशोक के शिलालेखों में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने इसीलिए इन्हें पंच मार्क्ड, पंच माने ठप्पा, मार्क माने निशान किया गया ठप्पा मारकर, इसीलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा गया है। एक अन्य प्रकार के सिक्के आपको राजस्थान में मिलते हैं जिन्हें कहा गया है फदिया सिक्के। याद रखना, फदिया सिक्के बेसिकली ताम्र सिक्का है। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आया हुआ भी है, फदिया सिक्के किस धातु के बने हुए हैं? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर फदिया कॉपर कॉइन से। एक और विशिष्ट प्रकार के सिक्के हैं गधैया सिक्के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न तो ये गधों के लिए चलाए गए, न गधों के मेले में चलाए गए हैं, या चलाने वाले न गधे थे या उन्हें गधा बोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनता, आप जानते हैं भारत इतना विशिष्ट देश है। जिस जगह से मैं फ़िलहाल जयपुर में आया हूँ, शेखावाटी है, अच्छी भाषा है। वहाँ जयपुर नहीं बोलते, जयपुर बोलते हैं, जयपुर। लक्ष्मणगढ़ नहीं बोलते हैं जी, लिछमगढ़, राइट। नवलगढ़ नहीं बोलते हैं, नोलगढ़। तो हम अपनी सहूलियत से अपनी लैंग्वेज को हम तोड़ मरोड़ देते हैं। तो गधैया सिक्के असल में इंडो ससेनियन शैली के सिक्के हैं, जो कि ईरानी शैली है, और हूणों के काल में प्रचलित हुए थे। मेवाड़ मारवाड़ में चले थे लगभग 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में। कॉपर कॉइन्स हैं, इंडो ससेनियन शैली के हैं, मेवाड़ और मारवाड़ में प्रचलित हुए थे। सामान्य सी बात यह है कि इन सिक्कों के ऊपर कुछ फायर आल्टर्स या अग्नि वेदिकाओं के चित्र बने हुए थे। अब इन सिक्कों को कॉपर कॉइन से बार बार काम में आने से, जिन्हें हम कहते हैं ना खोटा सिक्का, बार बार काम में आने से चूंकि इन सिक्कों के ऊपर जो आकृतियां अंकित थी वो घिस गई और यूं प्रतीत हुई मानो वो गधे का मुंह हो। आम जनता ही तो है, कितना ही अच्छा नाम हो, लेकिन दोस्तों के बीच में हमारे बड़े यूनिक नेम होते हैं, बड़े सीक्रेट नेम्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ वो फ्रेंड्स सर्किल ही जानता है, क्योंकि वो बाहर की बात नहीं होती है। इसी प्रकार से जब इन सिक्कों के ऊपर जो अग्नि वेदिकाओं जैसी आकृतियां अंकित थी वो बार बार प्रयुक्त होने से घिस गई, गधे के मुंह जैसी लगी, तो जनता ने संभवतया कहा देना भाई वो गधे के मुंह वाला सिक्का। इस प्रकार से ये इंडो ससेनियन शैली के 5वीं 6ठी शताब्दी में मेवाड़ मारवाड़ में प्रचलित सिक्के कालांतर में फिर गधैया सिक्का कहलाए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो कि मैन हिस्टोरियन है, बहुत प्रबुद्ध इतिहासकार है राजस्थान के, उन्होंने लिखा भी है उस समय प्रचलित प्रतिहार क्षत्रप आदि मुद्राओं को पीछे से पतला कर दिया गया, जिससे उस पर विषय वराह आदि देवताओं का अंकन स्पष्ट न आ सका। आगे चलकर इन मूर्तियों को स्पष्ट रूप से गधैया सिक्कों से संबोधित किया जाने लगा और इनका प्रयोग बेसिकली तोल या वैट करने के लिए किया जाता था। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का अपना एक कथन है। देखिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और प्राप्त हो रही है। इंडो ससेनियन शैली वास्तव में ईरानी मुद्रा शैली जो भारत में हूणों के कारण प्रचलित हुई थी। हूण मेहरकुल जैसे व्यक्ति भारत में आए थे, और इसमें यह भी आपको याद रखना है, बैराट की जो सभ्यता है
हमने कल जो QA जो सीरीज़ देखी थी उसमें देखा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी बैराट है। बैराट की जो बौद्ध सभ्यता है महायान शाखा की, आप लोग जानते 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो माफ़ करिएगा, बैराट की जो हीनयान जो शाखा थी, चूंकि जो हूण आक्रमणकारी था मिहिर कुल, वो शिव मतावलंबी था, शिव जी का उपासक था, और बौद्धों से उसे बेहद चिढ़ थी। एक प्रश्न बनता है कि बैराट की बौद्ध सभ्यता के विनाशक कौन थे? तो याद रखना ये सज्जन हूण हैं, और हूण में भी मिहिर कुल, जिसकी बिटिया का नाम था हिरिया देवी, और उससे विवाह किया था मेवाड़ के शासक अल्लट ने। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजपूताने का प्रथम शासक जिसने किसी विदेशी कन्या से विवाह किया, मेवाड़ का गुहिल शासक अल्लट। कौन सा? ये मैं लिख रहा हूँ, अल्लट। और हिंदुस्तान का प्रथम शासक जिसने किसी विदेशी कन्या से विवाह किया, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन से विवाह हुआ था आपका। तो ये हूण वो हैं। ये इन हूणों के आगमन से ही यहाँ पर इंडो ससेनियन मुद्राएं प्रचलित हुई, जो आगे जाके गदैया सिक्कों में कन्वर्ट हुई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? संपूर्ण राजपूताने में, संपूर्ण राजस्थान में गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुशिंद्रा सिरोही से। याद रखना, कुशिंद्रा सिरोही से सबसे बड़ा गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। आपने अब तक क्या रिपीट किया? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स। डी गोस्वामी और रैप्सन इसके जानकार हैं। कैब के द्वारा जो 1893 में जो पुस्तक लिखी गई थी, वो रियासती सिक्कों पर पुस्तक लिखी गई थी, राइट। दूसरी बात, सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का आपने देखा, और गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपने कुशिंद्रा सिरोही से प्राप्त किया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना है, राजपूताने का प्रथम नरेश, क्षत्रिय नरेश जिसके सिक्के प्राप्त हुए, याद रखना वो है मेवाड़ का गुहिल नरेश, जिसका नाम ही गुहिल है। गुहिल के नाम पर इस डायनेस्टी, इस वंश का नाम गुहिल पड़ा। तो मेवाड़ का जो गुहिल नरेश है, ये प्रथम क्षत्रिय नरेश है जिसके सबसे पहले आपको सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके सिक्के हमें आगरा से प्राप्त हुए। 2000 तो चांदी के हैं और 9 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर क्या अंकित है? श्री गुहिल अंकित है। जब ये नोट्स जब मैं टाइप करता हूँ, जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, और आपको इनको पढ़ने के पश्चात फिर किसी भी प्रकार की किसी भी एक्सेसरीज़ या सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये मेरा प्रयास रहता है। तो पहला नरेश जिसके सिक्के प्राप्त हुए गुहिल। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, राजपूताने का वो प्रथम नरेश जिसके सबसे पहले सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। कोई सा भी सिक्का मिला वो नरेश गुहिल, गुहिल वंश का, मेवाड़ का। और प्रथम नरेश राजपूताने का जिसका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, वो भी गुहिल वंश का ही है, मेवाड़ से ही, बप्पा रावल, जिसको भारत का चार्ल्स, द्वितीय चार्ल्स मार्टल भी कहा गया है। याद रखिएगा, बप्पा रावल, जिसके नाम पर रावलपिंडी बसाई गई थी। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है, ये हम वो लोग हैं जिन्हें अपनी कल्चरल एस्पेक्ट्स का नहीं पता है। लाहौर का मूल नाम है लवपुर। तक्षशिला बसाया था श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा, और रावलपिंडी का संबंध बप्पा रावल से। ये अलग बात है, आज हमारी संस्कृति नेस्तानुबूद कर दी गई, उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ क्लासेस में, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम जब शस्त्र भी खो देंगे और शास्त्र भी भूल जाएंगे, तो संस्कृति भी खोएंगे, अपना आत्मसम्मान और देश भी खोएंगे। तो आपके सामने है ये बप्पा रावल वही है। तो राजपूताने का प्रथम नरेश जिसका स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ, वो मेवाड़ का है बप्पा रावल। अच्छा, बप्पा रावल का 115 ग्रेन, ये ग्रेन यहाँ पढ़ लीजिएगा रेड इंक में, ग्रेन भार का, वजन का स्वर्ण सिक्का हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? अजमेर से। याद रखना, सिक्कों को मापने की इकाई ग्रेन होती है। तो बप्पा रावल का 115 ग्रेन भार का सोने का सिक्का आपको अजमेर से प्राप्त हुआ है। एक सिक्का और है, उसके बारे में चर्चा करूं उसके पहले एक रोचक प्रसंग आता है। हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो लड़ा गया था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और अजमेर के सिंह पृथ्वीराज तृतीय चौहान के बीच में। धोखे से मोहम्मद गोरी ने उस युद्ध को जीता, या यूँ कह लीजिए आप लापरवाह रहे, आप हारे, जो भी है। ख्यातकार बोलते हैं
रासोकार बोलते हैं, और फिर पढ़े लिखे जो अपने आप को आधुनिक इतिहासकार, गुरु, भगवान जाने कौन कौन से टाइटल्स देते हैं आज के ज़माने के, वो भी कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा सुनकर गजनी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ठीक है साहब। उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज ने तलवार घोंपी अपने मित्र और साहित्यकार चंद बरदाई को, और चंद बरदाई ने कटार घोंपी पृथ्वीराज तृतीय चौहान का, दोनों लड़ते हुए मर गए। कुल मिलाकर बड़ी रोचक, बड़ा अच्छा बॉलीवुड मसाला लगता है इस मूवी के अंदर, लेकिन ये बकवास है, इसमें सत्यता नहीं। हाँ, पृथ्वीराज रासो के में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारकर गजनी में अपने आप का सेल्फ इमोलेशन या अपना भी उसने आत्मोत्सर्ग किया, लेकिन ये गलत बात है। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर जाटों के द्वारा की गई है वर्तमान पाकिस्तान में 1206 में। और याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय चौहान तराइन द्वितीय के पश्चात हिंदुस्तान से कहीं बाहर नहीं गए। उन्हें बंदी बनाया गया था, अंधा बनाया गया था, लेकिन वो अजमेर में रहे थे कुछ समय तक। और हिस्ट्री में कोई भी चीज़ कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई प्रेमचंद की कहानी नहीं है जी सुनाई और रट लिया काम चल गया ना, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। कम से कम मेरी हिस्ट्री बिल्कुल पूरी तौर पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है। एक सिक्का मिला है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, उससे ये इस बात की पुष्टि होती है। और जो कई हिस्टोरियन है, जो मुस्लिम हिस्टोरियन है, चाहे वो हसन निज़ामी हो, चाहे मिनहाज उस सिराज हो, चाहे अबुल फजल हो, चाहे ग्रंथ विरुद्ध विधि विध्वंस हो, चाहे आप कह सकते हो हम्मीर रासो का लेखक नयन चंद सूरी हो, वो भी गाहे बगाहे इस बात की पुष्टि करते हैं। और आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी माना है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का अंत अजमेर में हुआ था। जब मैं अजमेर की डायनेस्टी तक आऊँगा चौहान, इस बात का खुलासा करूँगा। अभी मैं कॉइन्स पर हूँ, क्योंकि इस प्रसंग का संबंध आने वाले सिक्के से संबंधित है, इसलिए मुझे एक स्टोरी उठानी पड़ी। एडवर्ड थॉमस ने एक पुस्तक लिखी थी सिक्कों पर, क्रॉनिकल। एडवर्ड थॉमस की पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, अब तक जितनी बार मैं क्लास में इस बात को बोलता था तो कई बार आपत्तियाँ होती थी कि सर तमाम गाइड्स में तो चीज़ लिखी हुई है, आप बड़े अलग से हो जो ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन देखिए जी, दुनिया क्या बोलती मुझे मतलब नहीं है। जो मेरी आंखें देख रही है और जो मेरी ज्ञान से जो मुझे सत्य नज़र आ रहा है, खुली आंखों से, खुले दिमाग से, मेरे लिए प्रमाण वही है, सत्य वही है, और फिर मैं उस बात पर दम रखता हूँ। एडवर्ड थॉमस की पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली। देखिए, एक नई पुस्तक आ गई। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा, पेन डाउन करता चला जाएगा इन बुक्स को, कभी भी टपकाए पुस्तक को एग्जामिनेशन में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है जी, पढ़ो और भूलो, दागो और भूल जाओ, सॉरी, आपको मेमोराइज करना होता है। एडवर्ड थॉमस ने अपनी पुस्तक द क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली के पृष्ठ संख्या 19 पर एक उल्लेख किया है। ये बोलता है कि 1192 ईस्वी का अजमेर से एक सिक्का प्राप्त हुआ है। वो सिक्का है पृथ्वीराज तृतीय चौहान का। उसके एक तरफ तो लिखा हुआ है पृथ्वीराज और दूसरी तरफ लिखा हुआ मोहम्मद बिन साम। अब इस सिक्के का मतलब क्या है? जो इतिहास के जो जानकार हैं, देखिए, जो गाइडें पढ़ कर 2 कंपटीशन पास या फेल होकर टीचर बन गए, उनके लिए मैं नहीं कह सकता, आपको एक रिसर्च अप्रोच रखनी पड़ती है। तो जो लोग जानकार हैं इतिहास की बारीकियों से, वो जानते इस तरह के सिक्के तब चलाए जाते हैं जब कोई राजा किसी को हराकर उसके प्रदेश पर अधिकार कर ले और हारे हुए राजा को करद सामंत यानी कि अपनी अधीनता में लिया है। तब ये सिक्के होते हैं कि सिक्के उस पराजित राजा के हैं, लेकिन उसके एक तरफ उसका नाम मिटाकर या प्रतीक चिन्ह मिटाकर अपना नाम चढ़ा दिया, जो कि आपकी संप्रभुता का परिचायक है। ये सिद्ध करता है कि नाउ आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड, अब मैं यहाँ का अधिपति हूँ। इसका मतलब हुआ कि 1192 के बाद भी पृथ्वीराज तृतीय चौहान बंदी बनाकर, अंधा बनाकर अजमेर में थे, और उन्होंने कुछ समय के लिए अधीनता स्वीकार करी पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मोहम्मद गोरी की। ये अलग बात है जो अबुल फजल भी बोलता है, और जो जो आगे जाकर कई और इतिहासकारों, हसन निजामी के द्वारा भी कहा गया है कि फिर उसने षड्यंत्र रचा अजमेर में और इसलिए उसका वध हुआ। तो जो एडवर्ड थॉमस से पेज नंबर 19 पे लिखते हैं कि ये सिक्का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये प्रमाणित करता है कि तराइन द्वितीय युद्ध के पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने
मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मोहम्मद गोरी ने पराजित पृथ्वीराज को अजमेर में करद सामंत के रूप में रखा था, याद रखिएगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हिस्ट्री को आपको बड़ा एनालिटिकल अप्रोच से देखना होता है। हर लिखी हुई चीज़ सच नहीं होती है और हर दिखने वाली चीज़ वास्तविक हो, ऐसा भी नहीं होता है। एक और हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। एक सिक्का और है नाणक, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखना। इस सिक्के का उल्लेख हमें रणकपुर प्रशस्ति जो कि 1439 ईस्वी की उससे प्राप्त होता है। नाणक महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ में प्रचलित एक मुद्रा है। अब प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, नाणक सिक्के का संबंध है किस शासक से, महाराणा कुंभा से। रणकपुर प्रशस्ति में कौन सी मुद्रा का उल्लेख हुआ है, नाणक का। नाणक का संबंध किस प्रशस्ति से, रणकपुर प्रशस्ति से। एक और मुद्रा हमें प्राप्त होती सोमलेखा मुद्रा। असल में अजमेर के जो संस्थापक थे अजयराज चौहान, आपकी बींदनी या आपकी पत्नी का नाम था, आपकी वाइफ का नाम था सोमलेखा। शी वॉज वेरी डोमिनेंट लेडी। और अजय देव चौहान या अजयराज चौहान के काल में जो अश्वारोही और गजारोही जो सिक्के थे, यानी कि जिनके ऊपर अश्व सवार और गज सवार गजारोही का चित्र अंकित है, वो सोमलेखा मुद्रा थी। चांदी की मुद्राएं हैं और इन पर सोमलेखा का भी हमें अंकन प्राप्त हुआ है। तो सोमलेखा मुद्रा अजय मेरू के चौहान डायनेस्टी से संबंधित है, जबकि सोमलेखा के जो पति देव थे अजयराज चौहान, जिन्होंने कि अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बीटली या अजमेर शहर की स्थापना की थी, उनके काल में जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों पर उनकी महारानी सोमलेखा के द्वारा अश्वारोही और गजारोही का अंकन हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसी वंश में कालांतर में जो अंतिम नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान, उनके जो पिताश्री थे सोमेश्वर चौहान जिनकी बिजोलिया प्रशस्ति है, याद रखना बिजोलिया प्रशस्ति सोमेश्वर चौहान की है। सोमेश्वर चौहान का पुत्र ही पृथ्वीराज तृतीय चौहान है। उनके द्वारा जो सिक्के थे वो कौन सी शैली के थे, वृषभ शैली और अश्वारोही शैली। वृषभ शैली हमें सोमलेखा के पति अजय देव चौहान के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो मोटे मोटे जो यहाँ से प्रश्न निकलते हैं वो क्या है कि वृषभ शैली प्रकार के सिक्के, अश्वारोही प्रकार के सिक्के हमें राजपूताने के किस रियासत से संबंधित मिलते हैं, तो उत्तर होगा अजमेर। अब मुझे वो कॉइन्स लेने हैं जो एक्सकावेटेड है, जो पुरातात्विक हैं, जो खुदाइयों से प्राप्त हुए। मोटे तौर पे आपने देखा सिक्कों का अध्ययन, अभी तक आप लोगों ने एक बार रिकैप कर लीजिए इस पूरे मैटर को। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्राशास्त्र कहलाता है, जिस पर डी कोसाम्बी और रैप्सन के द्वारा कार्य किया गया। रियासती सिक्के पर कैब द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के, इन्हें ठप्पा मार के बनाया गया, इसीलिए इनको पंचमार्क सिक्के भी जेम्स प्रिंसेप ने कहा है। ये सोने के नहीं मिले, मात्र चांदी और तांबे के प्राप्त हुए हैं। इन पर किसी प्रकार का लेख नहीं मिलता। फदिया तांबे का सिक्का है। नाणक सिक्का महाराणा कुंभा का, जिसका उल्लेख हमें 1439 की रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है। गदैया सिक्के इंडो ससेनियन शैली के सिक्के हैं, जिन पर अंकित आकृतियां विकृत हो गई थी, तो उन्हें गदैया सिक्का बोला गया। गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको सिरोही से, याद रखना सिरोही में आपको कुसिंद्रा से मिलता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें कहाँ से मिलता है, कुसिंद्रा सिरोही से। राजपूताने का प्रथम नरेश जिसके सिक्के हमें प्राप्त हुए मेवाड़ नरेश गोहिल है, और जो 2000 सिक्के चांदी के हमें और 9 सिक्के हमें आगरा से प्राप्त हुए तांबे के, और 115 ग्रेन भार का स्वर्ण सिक्का जिस प्रथम क्षत्रिय नरेश का राजपूताने में प्राप्त हुआ, वो इसी गोहिल वंश का शासक है बप्पा रावल, जिसको भारत का चार्ल्स मार्टेल भी कहा जाता है। बप्पा रावल जिसने मानमोरी से चित्तौड़गढ़ प्राप्त किया था। एडवर्ड थॉमस ने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली की पेज नंबर 19 पर एक सिक्के का उल्लेख किया, जिसके एक तरफ पृथ्वीराज और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का परिचायक है कि तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात भी अजमेर में कुछ वक्त तक, जब तक षड्यंत्र द्वारा वध नहीं हो गया पृथ्वीराज तृतीय चौहान का, तब तक वो जीवित रहा था पृथ्वीराज तृतीय चौहान। सोमलेखा जो अजय राज चौहान की पत्नी हैं, उनके द्वारा अश्वारोही और गजारोही प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। आगे देखिएगा, मैं अब पुरातात्विक सिक्के यानी कि जो खुदाई से जो प्राप्त सिक्के हैं उनको देख रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, कल इस अध्याय का, सिक्के वाले अध्याय का टेस्ट आपके सामने होगा। कम से कम 20 प्रश्न तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। अब देखना है कि बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा एक अच्छी स्पीड से निर्धारित वक्त में एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग करते हुए आपको रिवीजन भी पेश कर दूं, और संबंधित यूनिट्स के मैं टेस्ट भी आप लोगों को देता चला जाऊँ। घास नहीं काटूंगा, वक्त की कोई कमी नहीं है, और मुझे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो आई एम रेडी फॉर यू।
जो सिक्के संख्या मतलब जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्खनन से विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से, इनमें देखो एक विशेष प्रकार का चार्ट है। ये भी एक प्रकार का इनोवेटिव क्रिएशन है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये टीचर बन के नहीं काम करता हूँ, स्टूडेंट बन के काम करता हूँ कि कितना सरल और ग्राह्य रूप में मैटर रख सकते हैं जिससे कि ईजिली हमें वो चीज़ें जहन में आती चली जाएँ। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है वो है 6 सिक्के। 6 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? 6 सिक्के हमें मिलते हैं, एक्सक्यूज मी, यस अभी ठीक, चार्जिंग पे लग गया है मोबाइल तो बीच में डिस्चार्ज होने की समस्या नहीं रहेगी। 6 सिक्के आप देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। 6 सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं आहड़ उदयपुर से। अब जो हल्की टीचिंग होती है वहाँ तक तो देखो जी, एग्जामिनेशन तक तो आप खुश रहते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एग्ज़ाम हॉल में टक 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 होता चला गया। एग्ज़ाम हॉल के बाद हे मेरे ईश्वर ये क्या हो गया, एक भी उटपटांग सा क्वेश्चन आ गया। और उटपटांग कुछ नहीं होता, जो नहीं पढ़ा वो आपके लिए उटपटांग है। 6 सिक्के आहड़ उदयपुर से आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये तमाम सिक्के जो 6 सिक्के मिले हैं ये ताम्र मुद्राएं हैं। इनमें एक सिक्का तो चौकोर है और 5 गोल है। याद रखना, रेड टोंक से जो 6 सिक्के मिलेंगे उनका सिस्टम अलग होगा, उनमें 5 तो गोल होंगे और 1 चौकोर होंगे। ये अंतर याद रखना। फिलहाल आप आहड़ पर हैं। एक तो यहाँ से चौकोर सिक्का मिला है और 5 आपको गोल मुद्राएं मिली हैं, 5 गोल मुद्राएं मिली हैं और 1 चौकोर सिक्का मिला है। फाइन। महत्वपूर्ण क्या है, जो ये 6 सिक्के मिले हैं आपको कहाँ से? तांबे की आहत मुद्राएं आहड़ से। इनके अलावा आपको कुछ और मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जिनको आपने कहा है इंडो ग्रीक प्रकार के सिक्के। सर ये इंडो ग्रीक क्या है? मैंने कहा था वो वंश जिसका शासक तो ग्रीक यूनान का है, लेकिन शासन कहाँ किया है? इंडिया में। तो राजा तो यूनान का या ग्रीक, सिकंदर के पश्चात सिकंदर अलेक्जेंडर वॉज ग्रीक, और राज्य स्टेट कहाँ बना? इंडिया में। तो ये जो वंश बना इस प्रकार का, एक तरह का, मैं हाइब्रिड तो नहीं कहूँगा इसको, ये तो खैर गलत होगा, लेकिन शासक विदेशी थे, राज्य देशी थे। उस इंडो ग्रीक वंश की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं आहड़ की खुदाई से। इन 6 ताम्र सिक्कों के अलावा 6 ताम्र सिक्कों में एक तो चौकोर और एक 5 गोल हैं। जो ये सिक्के मिले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परेशान करते हैं। इनमें एक सिक्का है जिसकी संख्या है 2353A, 2353A। इस 2353 2353 सिक्का जो संख्या है, इस पर आपको यूनानी देवता अपोलो का एक चित्र मिला है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूनानी देवता अपोलो का जो खड़ी मुद्रा में, स्टैंडिंग पोजीशन में सिक्के के एक तरफ है, जिसके दोनों हाथों में तीर है, धनुर्धारी है वो। तो दोनों सीधा खड़ा, दोनों हाथों में तीर लिए यूनानी देवता अपोलो का चित्र एक तरफ बना हुआ है। सिक्का संख्या 2353A, 2353A हमें कहाँ से मिला है? आहड़ से। और दूसरी तरफ लिखा हुआ महाराजा त्रितर्स। क्लियर देख लीजिए, महाराजा त्रितर्स। ये महाराजा त्रितर्स वाला सिक्का हमें आहड़ से मिला है। इसके एक तरफ सीधा खड़ा यूनानी देवता अपोलो दोनों हाथों में तीर लिए हुए हैं, और इसकी सिक्का मुद्रा है, सिक्का संख्या है 2353A। एक और सिक्का संख्या मिली आपको 1834, जिस पर लिखा हुआ है विरहम विस। एक सिक्का संख्या आपको मिली 1632, इस पर मेंशन है एक लेख पॉलितस। और एक सिक्का संख्या मिली है 1932 1932, जिस पर लिखा हुआ TUU, ये लेख उत्कीर्ण है। And now if you are eagerly looking for RS examination, now you have to concentrate and focus kind of matter। आपको करना ही है फोकस। आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जी, हल्की हल्का मैटर पढ़ो और खुश रहो, तब आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं सारे काम करूँगा, बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, गलती करूँगा एक्सेप्ट करूँगा, गलत नहीं हूँ, ऊपर से तीनों देवता नीचे आ जाएं। हालांकि ईश्वर बड़ा है, हम सब उन्हीं के आदेश पर चलते हैं, लेकिन जो मैंने कहा वो आप भावार्थ
समझ रहे हैं, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। तो दोबारा सुन लीजिए, 2353 ए पर यूनानी देवता अपोलो का धनुर्धारी चित्र प्राप्त हुआ है, जो दोनों हाथों में तीर लिए हुए। दूसरी तरफ इसी सिक्के पर महाराजा त्रितर्ष अंकित है। जो सिक्का संख्या आपको मिल रही है 1834, 1834, उस पर लिखा हुआ विरहम विस, 1632 पे लिखा हुआ पालितस और 1932 पे लिखा हुआ ततीयू। अब आपको ये याद रखना, ये प्रश्न किसी भी स्वरूप में दे सकता है। विरहम विस अंकित मुद्रा की संख्या है, कौन सी नंबर है? 1632, 1932, 1834, 2353। 2353 पे कौन सा लेख अंकित है? महाराजा त्रितस, ततीयू, ओडोवायु, नानाइया या विरहम विस, याद रखना है। इसी प्रकार के 6 सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं भेड़ अर्थात टोंक से। टोंक से एक जगह है रेड, एक है भेड़। 1962 में आपको यहाँ से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। उम्मीद करता हूँ आज फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे से विजिबल हैं, दिख रहे हैं। मुझे भास्कर जी के द्वारा एक मैसेज किया गया था कि सर थोड़े से फ़ॉन्ट्स की साइज़ बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे आगाह अच्छी बातें बताते रहते हैं, तो मैं भी सुधार कर लेता हूँ तुरंत। 6 सिक्का संख्या आहट से मिली, जिनमें 1 चौकोर 5 गोल है। 6 सिक्का संख्या, लेकिन वो तांबे की आहत मुद्राएं। ये 6 सिक्के संख्या स्वर्ण मुद्राएं हैं, गुप्तकालीन भेड़ टोंक से मिली है। अब मिले हैं आपको 36 मुद्राएं। ये प्राप्त हुए हैं बैराठ जयपुर से। आप लोग जानते हैं बैराठ, हमने जो अब तक देखा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, जिसका नामकरण महाभारत काल में राजा विराट के नाम पर विराट नगर हुआ है। बैराठ को, कल जो मैंने QA जो सीरीज जो मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, बैराठ को आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी कहते हैं। यहाँ से आपको कुल 36 सिक्के मिले हैं, जो कि सूती वस्त्र में लिपटे हुए और मृदभांड में रखे हुए हैं। सूती वस्त्र में लिपटे हुए हैं और मृदभांड में ये सिक्के रखे हुए हैं। फाइन। इनमें 8 तो, इन 36 सिक्कों में से 8 तो हैं चांदी की आहत मुद्राएं और 28 है इंडो ग्रीक मुद्राएं। 8 तो हैं चांदी की आहत मुद्राएं, सूती वस्त्र में लिपटी हुई मृदभांड में रखी हुई, और 28 इंडो ग्रीक है। ये जो 28 इंडो ग्रीक जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सूती वस्त्र में लिपटी हुई मृदभांड में रखी हुई, इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी अकेले 16 मुद्राएं प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर की है। जिस प्रकार से मिहिरकुल हूण शासक था जिसने बैराठ की बौद्ध सभ्यता का विनाश किया, उसी प्रकार से मिनांडर सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसकी सत्ता का केंद्र बैराठ था। यहाँ से बैराठ से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली, जिनमें 16 मिनांडर की। कुल 36 मुद्राएं मिली। 36 में से 8 चांदी की आहतें, रिमेनिंग शेष 28 इंडो ग्रीक वंश की मुद्राएं हैं। और इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी 16 मुद्राएं प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर की। तो आपने देखा 6 आहड़ से, 6 भेड़ से और 36 मुद्रा आपको बैराठ से प्राप्त हुई है। इनकी विशेषताएं देखते चले जाइए। मैं बार बार रिपीट करना पसंद करता हूँ ताकि चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाए, आपको याद होती चली जाए। अगला सिक्का संख्या देखिएगा 105। और अभी मैं एक टेस्ट यहीं कहीं करवा दूंगा आपको, स्क्रीन को ब्लैकआउट करके, और फिर आपको मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको लाइव चैट में लिखना है, सेल्फ चेक करना है आपका क्वेश्चन सही होता है नहीं होता है, तो ताकि अपन एक बार अपने आप को खुद को देख लें कि हम कितने गहरे पानी में। 105 सिक्का संख्या आपको प्राप्त हुई कहाँ से? रंगमहल। रंगमहल हनुमानगढ़ से है। ये 105 सिक्का संख्या कुषाण वंश से संबंधित है, इसका प्रसिद्ध राजा कनिष्क है। इन 105 में से मात्र एक मुद्रा कनिष्क की है। अच्छा, चूंकि कनिष्क की, कुषाण वंश की मुद्राओं को मुरुंड कहा जाता था, ये ताम्र मुद्राएं हैं और इन पर ओडोवायु और नानाइया लेख उत्कीर्ण हैं। तो अब तक आपने कौन कौन से लेख देखे? आहड़ से प्राप्त मुद्राओं पर 2353 पर महाराजा त्रितर्ष, 1834 पर आपने देखा विरहम विस, 1632 पर आपने देखा पॉलितस, और जो 1932 है उस पर आपने देखा था ततीयू, और 105 सिक्का संख्या जो आपको रंगमहल से मिल रही है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ओडोवायु और नानाइया। याद रखना है, फिर बोल रहा हूँ, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे हुए शूल ना हो, और वो नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। मन के जीते जीते मन के हारे हार, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। अपने अंदर हौसला जगाओ इतना कि निराशा भी निराश होकर चली जाए जिंदगी में से, लेकिन हमें प्रभावित ना कर पाए। होते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी निराशा होती है, लेकिन उस समर व्यू से
उस चक्रव्यूह से जूझना और निकलना हमें आना भी चाहिए। 105 सिक्का संख्या के पश्चात हमें मिलते हैं 1803 सिक्का संख्या, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये 1803 सिक्का संख्या भरतपुर जिले की बयाना तहसील के नगलाछेल गांव से प्राप्त हुई है और ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं जिन्हें हमने दिनार कहा है। और इनमें से भी अधिकांश जो सिक्के हैं वो प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित हैं। इनकी विशेषता क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं दिनार का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील के नगलाछेल गांव से प्राप्त हुई हैं। स्वर्णकालीन मुद्राएं हैं, 1803 हैं, गुप्त वंश की हैं और गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ज़्यादा संबंधित हैं। 6 सिक्के आहड़ से, 6 सिक्के भेड़ से, 105 सिक्के रंगमहल, 36 सिक्के बैराट से, 105 सिक्के रंगमहल से और 1803 सिक्के आपको नगलाछेल से प्राप्त हुए। एक यूनानी देवता अपोलो का सिक्का आपको बैराट से प्राप्त हुआ, 16 मिनांडर के सिक्के आपको बैराट से प्राप्त हुए, एक यूनानी देवता अपोलो का सिक्का आहड़ से प्राप्त हुआ, 16 मिनांडर के सिक्के आपको बैराट से प्राप्त हुए और एक कनिष्क का सिक्का आपको रंगमहल से प्राप्त हुआ। भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार आपको यदि कहीं से मिला है तो वो है नगलाछेल। 2744 सिक्के। मेरी कर्म भूमि भी है शेखावाटी, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और रह रह कर याद आती। वीर प्रसूता भूमि है, झटे जाट घना जंगला जाटी, तने धिन्न है मरुदर देश शेखावाटी। नमन करता हूँ। ये ऐसी भूमि है सीकर की, झुंझुनू की और चूरू की, शेखावाटी की, आगे नागौर पाली वाला पूरा एरिया, जहाँ मंदिर कम है, शहीदों के स्मारक बहुत हैं। मुझे गर्व है, नाज है कि मैंने वहाँ पर काम किया है। प्रयास करूँगा लौटूँ। उस ज़मीन की तासीर इस तरह की है कि आप चाह कर भी उससे मतलब आप विस्मृत नहीं कर सकते हैं उस ज़मीन को। नमन है मेरा। गुरारा सीकर शेखावाटी का प्रमुख जिला, जयपुर से अड़वा। सीकर के गुरारा कस्बे से हमें कुल 2744 सिक्के प्राप्त हुए हैं गुरारा से। इनकी खास बात क्या है? शेखावाटी में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार आपको मिला है तो सीकर में गुरारा से मिला है। भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार नगलाछेल से। शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का, नगलाछेल से स्वर्ण मुद्राएं, गुरारा से चांदी की आहत मुद्राएं। तो गुरारा से जो चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो सबसे बड़ा भंडार है। शेखावाटी में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुरारा सीकर से। कुल कितने सिक्के? 2744, 2744 कॉइन्स। आप कह सकते हैं कि ये सिल्वर आहत कॉइन्स हैं। खास बात क्या है जी? 2744 सिक्कों में से 61 सिक्के ऐसे जिनके एक तरफ तो एक आंटी का चित्र है और 2 अंकल के चित्र हैं। 2 तो नर हैं और 1 नारी है। 3 इंसानी आकृतियां हो गई, इसीलिए इन 61 सिक्कों को बोला गया 3 मैन टाइप्स कॉइन्स। प्रश्न आएगा 3 मैन टाइप्स कॉइन्स आपको कहाँ से मिले? गुरारा सीकर से। गुरारा सीकर से कुल कितने सिक्के मिले आपको? 2744। गुरारा सीकर से आपको कुल कितने सिक्के मिले? 2744। ये आपको सिक्के मिले कहाँ से? गुरारा सीकर से। फाइन। अच्छा, क्यों बोला गया इनको 3 मैन टाइप्स कॉइन्स? क्योंकि इनके एक तरफ तो 2 पुरुष आकृतियां हैं और एक तरफ एक स्त्री आकृति अंकित है। इसी प्रकार से 3075 सिक्के हमें मिले हैं रेड टोंक से। टोंक में भेड़ से आपको 6 सिक्के मिले तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, और रेड से मिले आपको 3075 सिक्के, जो कि राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार है। याद रखना, जो टोंक है वो मालव जनपद का प्रमुख क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना, रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी कहा गया है क्योंकि यहाँ से लौह आयुध, लौह उपकरण बहुत सारे मिले। रेड टोंक राजस्थान के प्राचीन टाटानगर के रूप में प्रसिद्ध है। मालव जनपद का क्षेत्र है। जो चौहान राजवंश है, याद रखना, चौहान राजवंश के निकासी मालव जनपद से हुई है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। चौहान राजवंश पूरी तौर पर मालव जनपद से निकासित है। निष्कासित नहीं बोल रहा हूं, निकासी निकला है यहां से। हम बात करेंगे वासुदेव चौहान की, हम बात करेंगे चाहमान की। जैसे चाप हसे हरी मसे मान नसे ने
चाहमान, च से चाप, ह से हरी, म से मान, न से नय, चाहमान, चौहान इसका बिगड़ा हुआ नाम है। देखेंगे 3075 सिक्के आपको मिले हैं रेड टोंक से, जिन्हें कहा गया है राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार। कुल वजन आपको प्राप्त हुआ है 57 ग्रेन, 57 ग्रेन। भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको मिला नगलाछेल भरतपुर से। शेखावाटी में, शेखावाटी इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर राजस्थान, राजस्थान इज नॉट अ शेखावाटी, राजस्थान हैविंग अ रीजन ऑफ शेखावाटी। शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला गुरारा से, सीकर से 2744। लेकिन राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको मिला है रेड टोंक से 3075 सिक्के। इस बात को भी आप लोग बेहद अच्छे से समझ लीजिएगा। 3075, राजस्थान बड़ा है सिक्का संख्या अधिक है, शेखावाटी छोटा है सिक्का संख्या कम है। समझ मारी बात। शेखावाटी का मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर। सीकर प्रश्न आएगा, रेड से जो 3075 सिक्के मिले इनका वजन कितना है? ये प्रत्येक सिक्का 57 ग्रेन भार का है। इससे पहले हमने देखा था अजमेर से 115 ग्रेन भार का बप्पा रावल का स्वर्ण सिक्का में प्राप्त हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हुआ है। अंतिम जो सिक्का संख्या है वो है आपके सामने। चलिए एक और विशेषता अपने सामने रेड की। रेड से आपको 3075 सिक्के मिले, जो कि राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। प्रत्येक सिक्का 57 ग्रेन भार का। मैंने शुरुआत में कहा था जब मैंने आपको आहड़ की बात की थी, यहाँ 6 मुद्राओं में से 5 तो हैं चौकोर, आहड़ में 1 थी चौकोर, यहाँ पर 6 में से 1 सिक्का है रेड में गोल, वहाँ 5 गोल थे, आपको मालूम है। देख लीजिए, 1 चौकोर और 5 गोल। एक्सक्यूज मी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ेगा। सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ मॉडिफाइड किया है मैंने इस स्लाइड जो सेशन है सिक्कों का, उसको थोड़ा सा आप उसको भी देख लीजिएगा। यदि हम बात करें सिक्कों की, तो हमने कल तक जो देखा था वो ये था कि सबसे प्राचीन सिक्के असल में आहत सिक्के हैं, राइट। सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? कोई भी राजा का जो राज्य होता है उस सिक्के की यदि हम बात करें आप लोगों को, तो सिक्कों के आधार पर आप राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति पर बखूबी प्रकाश डाल सकते हैं। सिक्का किस मुद्रा का बनाया है, माफ़ करिएगा, सिक्का किस धातु का बनाया है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। यदि कॉपर का है तो पक्की बात है वो इतना अच्छा नहीं है। यदि गोल्ड है और प्योर गोल्ड है, खालिश गोल्ड है, उसका वजन कितने ग्रेन भार का है, ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ शो करती है कि आपकी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता या रिचनेस किस लेवल का है। धार्मिक सूचक भी यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं कि किस तरह के स्तंभों पिलर्स का उसमें उपयोग किया गया, किन देवी देवताओं के उसमें चित्र बनाए गए हैं। जो स्क्रिप्ट उससे मिलती है, उससे हमें लिपि का जानकारी मिलती है, भाषा की जानकारी मिलती है, और आप किस देवता की उपासना कर रहा है, राजा विशेष या उसका राज्य, धर्म, स्टेट, रिलीजन क्या है। इन तमाम जो हिडन एस्पेक्ट होते हैं किसी भी हिस्ट्री के, जो छिपे हुए पहलू होते हैं, उन सब पर बखूबी प्रकाश सिक्कों के द्वारा पड़ता है। आप एक पैराग्राफ पूरा देख रहे हैं विषय और सारांश के अंतर्गत, अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको एक नया ऐड किया है, आपको इस अध्याय का असल में बैकग्राउंड क्या है वो अच्छे से समझ में आएगा। यही मैटर है जो मैंने आप लोगों का है, तो अपन ज़्यादा इस पर विशेष वक्त जाया नहीं करेंगे। इसको रीड आउट करके आप लोग आराम से पढ़िएगा। कोई तकलीफ आए आप मुझे बताइएगा। यहाँ तक का तो अपन ने कल देखा था कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स वगैरह कहलाता है। एक नाणक सिक्का बड़ा विशेष था जिसका उल्लेख रणकपुर प्रशस्ति में हमें प्राप्त होता है। और एक सिक्के पर मैंने कल चर्चा करी थी, गधैया सिक्का। गधैया सिक्का असल में इंडो ससेनियन शैली है, और इस गधैया सिक्के का जो सबसे बड़ा भंडार है हमें वो प्राप्त हुआ था कहाँ से? कुशिंद्रा सिरोही से। आज हम एक चीज़ और देखने जा रहे हैं। असल में चौहान सिक्कों की बात की जाए तो ये आपको ये याद रखनी पड़ेगी, चौहान सिक्के निखात निधि कहलाते हैं। ये मैंने आज ऐड किया है और ये मैटर मॉडिफाई हो चुका है ब्लॉग पर, आप लोग जाइएगा। और तमाम आपके वो मित्र, वो परिवार जन जो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के चलते बड़े शहरों में अच्छी कोचिंग्स में आकर, आप उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो चैनल है या जो ब्लॉग है, आप ये सुविधा प्रोवाइड करवाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। मन में एक इच्छा है नेम और फैम कमाने की, लालची इंसान हूँ मैं, इससे इनकार नहीं करूँगा कि मेरी दबी इच्छा कोई बहुत बड़ा सोशल वेलफेयर करना है, तो शायद मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानूंगा। खैर,
चौहान जो सिक्के हैं, जो चौहान डायनेस्टी के जो कॉइन्स हैं, वो निखात निधि कहलाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर कि निखात निधि से आपका आशय क्या है। और चौहान सिक्कों के जो अन्य नाम में प्राप्त होते हैं विशोपक, द्रह्म, रूपक और दिनार। अब इनमें रूपक और दिनार जो है वो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। रूपक चांदी का सिक्का है और दिनार आगे जाके कालांतर में गुप्त काल में भी, और आप कह सकते हैं हालांकि गुप्त काल तो इनसे पहले निकल गया, मुगल काल तक भी ये चीज़ें हमें को नज़र आती हैं। एक बात और आती है, जब अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय कर ली गई थी उसके पश्चात वहाँ पर जो मुगल कॉइन जो चलाया गया था वो था सिक्का एलची। याद रखिएगा, सिक्का एलची अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ की याद में, जब चित्तौड़गढ़ पर, जब उदयपुर महाराणा उदयपुर या चित्तौड़गढ़ पर जब महाराणा उदय सिंह का शासन था, आपका शासन था 1537 टू 72, 1537 से 1572, तो 1567-68 में अकबर का आक्रमण हुआ था और इसी दौरान चित्तौड़गढ़ का तृतीय और अंतिम शाखा भी संपन्न हुआ था। याद रखिएगा 1568 अगस्त में। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कि जो चित्तौड़गढ़ जीता गया अकबर के द्वारा, उसके पश्चात जो सिक्का यहाँ प्रचलित किया गया था वो था सिक्का एलची। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में एक सिक्का जारी किया था स्वरूप से, उसके एक तरफ देवनागरी लिपि में चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लिखा हुआ था दोस्ती लगन। 6 सिक्के आपने देखे थे, 6 सिक्के आहड़ से प्राप्त हुए थे, 6 सिक्के अपने को भेड़ से ही प्राप्त हुए थे। 6 सिक्कों में 6 सिक्के जो चांदी के जो ताम्र आहत सिक्के, इनके अलावा आपको कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स प्राप्त हुए थे। उनमें 2353 1834 1632 और 1932 मुद्राओं की संख्या थी। कल आपने इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा कर ली थी, विस्तृत तौर पर आपने इस बात को समझ लिया था। 2353 पर यूनानी देवता अपोलो का सीधे दोनों हाथों में तीर लिए सीधा खड़ा है और दूसरी तरफ अंकन है महाराजा त्रितर्ष का। 1834 की यदि बात की जाए, सिक्का संख्या विरहम द्विश अंकित है। 1632 पर पॉलितस और 1932 पर तति यूयू अंकित है, आपने देखा था। 6 जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आपको प्राप्त हुई थी 1962 से भेड़ टोंक से। 36 मुद्राएं सूती वस्त्र में लिपटी हुई और मृदभांड में रखी हुई आपको बैराठ, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी भी रहा है, से प्राप्त हुआ था और इनमें 8 चांदी की आहत मुद्राएं थी और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी 16 मुद्राएं आपको प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर की प्राप्त हुई थी। मिनांडर के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज तो मेरा टेस्ट कैंसिल है। आज मैं इस अध्याय को पूरा करते ही अभी एपिग्राफी जो अभिलेख है राजस्थान के हिस्टोरिकल सोर्सेज या ऐतिहासिक स्रोतों में प्रमुख दूसरा सेक्शन है, कोशिश करूंगा यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट या मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती सामने पूरा करने का। कल फिर कॉइन्स और एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शंस का मिला जुला टेस्ट होगा। ये मेरा प्रॉमिस। अब टेक्निकल जो इसका जो पक्ष है इस सुविधाओं का, वो थोड़ा सा कई बार दिक्कत पैदा कर देता। हालांकि मैंने हाई फ्रिक्वेंसी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो 16 सिक्के आपको मिनांडर के बैराट से ही प्राप्त हुए हैं। 105 सिक्के आपको मुरुंड नामक कुषाण जो ताम्र मुद्राएं थी वो प्राप्त हुई थी, जिन पर ओडोवायु और नानाइया लेख अंकित था। इनमें एक सिक्का कनिष्क का था। 1803 सिक्के नगलाछेल से प्राप्त हुए थे, जिनकी विशेषता भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार आपको नगलाछेल से प्राप्त हुआ था। यदि आप बात करें 2744 गुरारा सीकर से, जो कि शेखावाटी में चांदी के आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार है, यहाँ से आपको 61 सिक्के 3 मैन टाइप्स के प्राप्त हुए थे, क्योंकि इनके एक तरफ तो 2 पुरुष आकृति अंकित है और एक तरफ एक स्त्री आकृति अंकित है। यदि आप रेड टोंक की बात करें, रेड को आपने राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी कहा है। ये मालव जनपद के सिक्के चांदी की आहत मुद्राएं हैं। इनका अमूमन जो भार है वो 57 ग्रेन है। इनमें 6 मुद्राएं, 5 चौकोर है और 1 गोल है, जिन पर मित्र और सेनापति बचघोष जैसा आपको एक लेख अंकित है। इन 3075 सिक्कों की विशेषता क्या है? संपूर्ण राजस्थान में चांदी के आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार आपको यहीं से प्राप्त हुआ, रेड से। नगर की बात की जाए, 6000 ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जो सबसे हल्की और सबसे कम वजन की मुद्राएं हैं। ये ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद के, इसमें 40 सरदारों के नाम आपको अंकित है और ये मालव जनपद कालीन ताम्र सिक्के हैं। तो एक बार पुनः रिकैप कर लीजिए। 6 सिक्के आपको आहट से, 6 सिक्के भेड़ से, लेकिन भेड़ के गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं और 6 आहड़ वाली ताम्र मुद्राएं हैं। कुछ इंडो ग्रीक मुद्राएं भी मिली है। 105 सिक्के रंगमहल से कुषाण वंशीय, 1803 सिक्के नगलाछेल बयाना भरतपुर से, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा भंडार। इसके अलावा 2744 गुरारा सीकर से,
शेखावाटी में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार, जिनमें 61 थ्री मैन प्रकार के सिक्के हैं। 3075 सिक्के राजस्थान के प्राचीन नगर रेड आपको टोंक से प्राप्त हुए हैं, जिनकी विशेषता है राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार। और 6000 मालव जनपद की ताम्र मुद्राएं, जो कि सबसे छोटी और सबसे हल्की वजन में मुद्राएं हैं, वो आपको जिन पर 40 ब्राह्मी लिपि में 40 सरदारों के नाम आपको प्राप्त होते हैं, वो आपको नगर से प्राप्त हुआ। नगर का एक नाम आपको और प्राप्त होता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नगर का जो एक अन्य नाम आपको प्राप्त होता है वो है करकोट, याद रखना। और इस करकोट की खोज की गई थी कार्लाइल के द्वारा। अब जो दूसरा सेक्शन जो कल मेरी लेने की इच्छा थी लेकिन ले नहीं पाया था ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी, वो है स्टेटकालीन रियासतकालीन जो रियासतकालीन जो शाही मुद्राएं, जो रॉयल कॉइन्स है। आप लोगों ने देखा था कि 1893 ओ माय